गुड आफ्टरनून क्लास 9th। कल मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था। पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका एक जनरल ओवरव्यू दिया था। ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के भी कुछ टाइप होते हैं जो मैंने लिखवाए थे, और उसमें से दो टाइप मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। उसके बाद के भी और भी कुछ टाइप्स हैं जो डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज़, चार टाइप के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, जिसमें से कल दो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। उसके आगे का आप इसमें बताते हैं थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। वो मैंने 1 और 2 लिख दिया है, लेकिन वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड पॉइंट है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का फोर्थ पॉइंट है। तो इसके बाद इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट एंड हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो 3-4, वैसे भी बुक में भी आपके 3-4 पेजेस का ही ये है ही, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर पहले जानिए, कि डिवाइस ड्राइवर आप लोगों को नहीं पता, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है, जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिवाइस ड्राइवर का आइडिया नहीं है। डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जैसे 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 देखो, जो विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 तो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो जैसे आप लोग तो ये डायरेक्ट यूज़ करते हो, जैसे मैंने बहुत बार विंडोज़ 7 डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल भी किया है कंप्यूटर में। मान लो कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो डीवीडी से उसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने पे विंडोज़ 7 पूरा इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल इसलिए करना पड़ता है कि अगर हमको मान लो कोई वीडियो प्ले करना है, तो अगर हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है तो वो वीडियो नहीं प्ले होगा। इसमें हार्डवेयर के साथ के कंपैटिबल भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर उसमें ना डाले जाएँ, वो हर हार्डवेयर के अलग अलग होते हैं, तो वो हार्डवेयर नहीं चलेगा। जैसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो था विंडोज़ एक्सपी था, उसको इंस्टॉल कर, मैंने तो विंडोज़ एक्सपी ही यूज़ किया, जो मेरे पास पहला कंप्यूटर था उसमें विंडोज़ एक्सपी ही था, विंडोज़ 7 होता ही नहीं था। तो कंप्यूटर के साथ साथ एक डीवीडी मिलती थी, सीडी मिलती थी, सॉरी, उस सीडी में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते थे, उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होता था। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, साथ में उन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होता था। उनको बोलते थे डिवाइस ड्राइवर्स। हर डिवाइस का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। कीबोर्ड के लिए हमको अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, माउस के लिए अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, तो क्या नाम है, वीडियो के लिए अलग करना पड़ता था, ग्राफिक्स के लिए अलग करना पड़ता था, साउंड के लिए अलग करना पड़ता था, और इंटरनेट कनेक्शन के लिए नेटवर्क वाला सॉफ्टवेयर होता था वो। तो 5-6 टाइप के सॉफ्टवेयर होते थे जो हमको करने पड़ते थे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ एक्सपी में। हमको पहले कंप्यूटर खरीद के लाए, उसमें विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल किया, उसके बाद वो डीवीडी मिलती थी, सॉरी सीडी मिलती थी, उसी कंप्यूटर के साथ ही मिलती थी। तो उस सीडी में वो सारे सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, तो उस सीडी के सारे सॉफ्टवेयर को रन कराना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, तभी वो हमारे हार्डवेयर काम करते थे। अब विंडोज़ 7 में क्या है, विंडोज़ 7 में आपको साउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंडोज़ 7 में जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ठीक है। एक होता है मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, मदरबोर्ड समझ लो जो सर्किट लगा होता है उसके अंदर, उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो हर बार करना पड़ता है, जब भी मैं सिस्टम फॉर्मेट करता हूँ लैब का, तो वो मदरबोर्ड वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। और एक ग्राफिक्स वाला करना होता है। ग्राफिक्स वाला इसलिए करते हैं कि अगर हम गेम प्ले करेंगे तो गेम सही से नहीं आता है। याद करो, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जो चेस वाला गेम है वो ग्राफिकल फॉर्म में आता है, किसी किसी कंप्यूटर पे वो 3D के फॉर्म में नहीं आता है, वो 2D के फॉर्म में आता है। तो आप लोग कहते हो कि इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, कारण यही होता है कि उसमें ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है। मान लो किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना भूल गए तो गेम तो प्ले होगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसका जो डिस्प्ले है वो अलग तरीके से हो जाएगा। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद होगा कि चेस वाला गेम बहुत बार आप लोग यूज़ करते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिखता है, वो 3D फॉर्म में नहीं आता है, वो 2D फॉर्म में आने लगता है। तो वो कारण यही होता है कि उस सिस्टम के अंदर किसी कारण से, या तो मान लो भूल गए होंगे या ध्यान नहीं रहा होगा, किसी वजह से ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक्स का जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल नहीं होता है। जिसमें इंस्टॉल होता है उसमें वो नॉर्मली 3D के फॉर्म में ही आता है। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बार ये इंटरनेट कनेक्शन तो जो है वो तो है ही, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ हमको इंटरनेट वाला जो नेटवर्क वाला सॉफ्टवेयर होता है वो भी इंस्टॉल करना पड़ता है। वो हर सिस्टम का अलग अलग होता है। जैसे जो ये लैब वाले कंप्यूटर हैं, इनके मदरबोर्ड, इनके मैंने जैसे इनमें एक ही मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो मैंने एक पहली बार जब नए नए स्कूल में आए थे तो उसमें था नहीं, जब इंटरनेट कनेक्शन आया तो उसमें भाई उसका ड्राइवर ही नहीं था मेरे पास, किसी के पास नहीं था। मैंने बहुत पता किया, नहीं मिला, तो मैंने उसका एक का ढक्कन खोला, उसमें से उसके मदरबोर्ड का नंबर निकाला, मदरबोर्ड पे एक नंबर पड़ा हुआ था, उस नंबर से मैंने मदरबोर्ड को नेट पे सर्च किया कि किस कंपनी का वो मदरबोर्ड है।
फिर उस मदरबोर्ड उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसका डिवाइस ड्राइवर वहाँ से इंस्टॉल करना। बाद में तो फिर वही सारे सब में एक ही है, सारे में एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। एक कंपनी का एक नंबर का लिया हुआ है तो सब में एक ही चलता है। तो उस डिवाइस ड्राइवर को डाउनलोड कर लिया और सालों से वही यूज़ कर रहे हैं। अब जब भी सिस्टम फॉर्मेट होता है तो पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स का और नेटवर्क का डालते हैं। साउंड वाउंड का अब ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका विंडोज़ 7 है वो साउंड का, कीबोर्ड का, माउस का अपने आप से ले लेता है, उसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने वो वाले कंप्यूटर भी देखे हैं, मतलब वो वाले कंप्यूटर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुराने कंप्यूटर, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसे भी कंप्यूटर थे जो कीबोर्ड और माउस का भी इंस्टॉल करना पड़ता था। कीबोर्ड, माउस, वीडियो सबका इंस्टॉल करो तभी जाके वो चलता था। मतलब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना पड़ता था और सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते थे, तभी वो रन करता था। तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हार्डवेयर रन करता है। बहुत बार उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होता है, बहुत बार हमको इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ग्राफिक्स वाला और नेटवर्किंग वाला तो हमें करना पड़ता है। ईथरनेट करके एक आता है इसका, तो वो हमें करना पड़ता है। बिना उसको किए उसमें इंटरनेट कनेक्शन लगा भी देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो वो डिवाइस ड्राइवर भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि बिना इनके हार्डवेयर काम, जो मैंने पहले आपको बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं, हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो उसी तरह से डिवाइस ड्राइवर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये हार्डवेयर के लिए ही वर्क करता है। ग्राफिक्स का यूज़ करना है तो ग्राफिक्स का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। डिवाइस ड्राइवर का मतलब कोई ड्राइवर नहीं, सॉफ्टवेयर है ये। नेटवर्किंग, हमको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसमें नेटवर्किंग का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मतलब यूटिलिटीज़ कुछ ऐसे यूटिलिटी जो है, किसी बुक में तो यूटिलिटी अलग कर देता है कि सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी तो नहीं होता है कि अगर उनको इंस्टॉल ना करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, सिस्टम में की और बेटरमेंट के लिए उनको इंस्टॉल किया जाता है। तो इसी सबसे पहला आता है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस आप लोगों सबको पता है, हर मोबाइल में, कंप्यूटर में एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। ना भी डालो तो भी काम चलेगा, लेकिन उससे खतरा बना रहेगा। अगर ऐसा, बहुत सारे मोबाइल होंगे जिनके पास एंटीवायरस नहीं पड़ा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर भी होंगे, लैब में जितने कंप्यूटर, किसी में एंटीवायरस नहीं पड़ा हुआ। कारण ये है कि उसमें कोई पेन ड्राइव लगती ही नहीं। अगर पेन ड्राइव लगानी होती तो मुझे लगानी होती और कोई लगाता नहीं, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है उसमें, तो उसमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये सब भी ज़रूरी होते हैं। अगर कोई सिस्टम है जिस पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, तो उस पर एंटीवायरस रखना चाहिए जिससे कि वो सिस्टम सिक्योर रहे। तो एंटीवायरस भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, मतलब मेन कैटेगरी यूटिलिटी है और उससे ऊपर वाली कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो पूरे हार्डवेयर की प्रोटेक्शन करता है, पूरी हार्ड डिस्क की प्रोटेक्शन करता है, जो पेन ड्राइव लग रही है उनकी प्रोटेक्शन करता है, हर जितने भी आपके उसमें किसी भी तरह के वायरस अगर हैं सिस्टम में उसको क्लीन अप करता है। तो पूरे हार्डवेयर की प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, नाम आपने सुने होंगे। जो सबसे कॉमन टाइप के हैं, कैस्परस्की है, क्विक हील है, एवीजी है, मैकेफी है, नॉर्टन है, ये सारे हमारे जनरल टाइप के एंटीवायरस हैं जो जनरली, इनके टीवी पे ऐड भी आपने देखे होंगे बहुत बार, इंटरनेट पे भी बहुत बार ऐड दिखाता रहता है। तो ये लोग खरीदते हैं, परचेस करते हैं, बहुत बार करना पड़ता है, मजबूरी होती है भाई। मान लो कोई मोबाइल, किसी के लैपटॉप में आपने मोबाइल लगाया, मोबाइल में वायरस था तो सीधे सीधे वायरस चला गया, पेन ड्राइव लगाए उससे वायरस चला गया। तो ये सारे प्रोटेक्शन के लिए हमको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीवायरस पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। डिस्क क्लीनर क्या होता है? डिस्क क्लीनर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मोबाइल में यूज़ किया होगा। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को रन कराओ तो जो बेमतलब की फाइल्स होती हैं उनको वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये भी हार्डवेयर के लिए ही काम करता है कि हार्डवेयर में जो मेमोरी है, मेमोरी में अगर बहुत अनवांटेड फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत सारी फाइल्स बहुत बार क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको ये क्लीन अप कर देता है, उनको वहाँ से हटा देता है। तो हटाने से बहुत सारी मेमोरी क्लियर हो जाती है, तो उससे दिक्कतें नहीं आती, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारा स्पेस भी मिल जाता है। तो मोबाइल में भी स्पेस अवेलेबल हो जाता है, सिस्टम पे भी होता है। सिस्टम पे तो अब तो मान लो बहुत बड़े बड़े आने लगे हैं, 500 GB की हार्ड डिस्क आने लगी हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उसमें 80 GB की हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी, 40 GB की हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी, 20 GB की हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी। साइज़ वही होता था हार्ड डिस्क का जो आज है, फिजिकल साइज़ वही होता था, लेकिन कैपेसिटी कम हो जाता। जो 500 GB की हार्ड डिस्क है वो उसका साइज़ भी वही है, जो 80 GB की हार्ड डिस्क मेरे पास रखी हुई है, 80 GB की हार्ड डिस्क, उसका भी साइज़ वही है। फिजिकली देखने में वो है, कैपेसिटी का फ़र्क होता था।
तो वहाँ पर ऐसे जब 80 GB का यूज़ करते थे तो बहुत बार मेमोरी कम पड़ जाती थी। 80 GB में होता ही क्या, 20 GB तो सी ड्राइव में चला जाता है, बाकी 60 GB आपका बचा। 60 GB में कहाँ काम चल पाएगा, बहुत ज़्यादा भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरल यूज़र के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। मान लो बहुत सारी मूवीज़ वूवीज़ स्टोर करके रखनी है, जनरल यूज़र के पास एक डेटा सबसे बड़ा मूवीज़ ही होता है, तो वो मूवीज़ स्टोर करके रखनी है तो भी वो कम पड़ जाएंगी। तो ऐसे केसेस में तब हम लोग डिस्क क्लीनर का यूज़ करते थे कंप्यूटर पे भी। उसको जो अनवांटेड फाइल्स होती थी उनको वो डिलीट कर देता था, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता था, जिससे कि थोड़ी थोड़ी मेमोरी हमारी और फ्री हो जाती थी। सेम चीज़ वही मोबाइल के साथ है। मोबाइल में अभी ऐसे मोबाइल आ रहे हैं, कल को हो सकता है ऐसे भी मोबाइल आए जो 500 GB का स्पेस प्रोवाइड कराए, तब हमको डिस्क क्लीनर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 500 GB का स्पेस बहुत होता है। लेकिन अभी जो हमारे मोबाइल आते हैं तो किसी में 32 GB का स्पेस होता है, किसी में 8 ही GB का स्पेस होता है, किसी में 5 ही GB का स्पेस होता है। तो ऐसे केसेस में मोबाइल बड़ी जल्दी फुल हो जाते हैं। तो डिस्क क्लीनर से वो जो भाई जंक फाइल्स हैं, ऐसी अनवांटेड फाइल्स हैं जिनका हमें कोई यूज़ नहीं है, उन फाइल्स को वो क्लियर कर देता है, जिससे कि हम लोग और स्पेस का यूज़ कर सकें। तो ये सारे हमारे, ये दोनों भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। डिस्क क्लीनर में बहुत सारे और भी आते हैं। डिस्क क्लीनर तो सिर्फ मैंने नाम दिया है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कई सारे ऐप भी आते हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिससे कि हम हार्ड डिस्क को थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का मतलब वो आपकी अनवांटेड फाइल को डिलीट करता है। जब हम लोग नेट वेट यूज़ करते हैं ना तो बहुत सारी अनवांटेड फाइल क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको वो डिलीट कर देता है। और वैसे भी मतलब मान लो हमने बहुत सारा डेटा बनाया है, बहुत सारी फाइल्स बनाई हैं सिस्टम में, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी अनवांटेड फाइल क्रिएट होती हैं। तो उन सबको वो धीरे धीरे करके क्लियर कर देता है, धीरे धीरे उनको हटा देता है। तो उससे अच्छा खासा स्पेस का भी क्रिएट हो जाता है। मोबाइल में देखो बहुत बार होता है 2-2, 3-3 GB स्पेस फ्री हो जाता है। तो ये यही वजह होती है स्पेस को फ्री करने की। धीरे धीरे वो सारा कुछ हट जाता है और आप उसे जो बचा हुआ स्पेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद जब वीडियो बनाएंगे तब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे चाहे थोड़ा बड़ा ही वीडियो बन जाए कि उस एक वीडियो में पूरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर हो जाए। उसके भी अपने 4-5 टाइप होते हैं, तो उन सारे चाहे भले वो आधे घंटे का ही वीडियो बने, लेकिन वो सारे टाइप उसमें 3 टाइप के नॉर्मली होते हैं, तो वो सारे उसको सबको कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में या उससे ज़्यादा एक और वीडियो होगा तो उसमें ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।